Okay, now we are going to discuss virtual memory. Okay, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पेजिंग पढ़ी, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमने दो दो पार्ट पढ़े, मतलब दो टेक्निक्स पढ़ी। एक है स्टैटिक या फिर वो स्टैटिक या फिर प्लेन मेमोरी स्कीमा, और वर्चुअल मेमोरी स्कीमा, या फिर वेरिएबल पार्टीशन स्कीम और फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, राइट। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, ये पढ़ा हमने कंटीजियस में। फिर इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स आए थे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्निक देखी जिसका नाम था कंपैक्शन। कॉम्पैक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज थे वो सब हमने डिस्कस करे। उसके बाद हम दूसरी टेक्निक पे आए, अल्टरनेटिव पे कंटीजियस के, जो था नॉन कंटीजियस। ठीक है, नॉन कंटीजियस में हमने सबसे पहले पढ़ा पेजिंग। ठीक है, पेजिंग के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थी, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, जैसे मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक है, इन्वर्टेड पेजिंग और सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए लास्टली हमने पढ़ा सेगमेंटेड पेजिंग, राइट। तो ये पेजिंग तो एंड हो गई। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, जो हमें डिस्कस करना था, वो था वर्चुअल मेमोरी, राइट। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, क्यों जरूरत होती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, राइट। तो अब है वर्चुअल मेमोरी। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन टू द प्रोग्रामर that the programs of larger size than actual physical memory can be executed, right? Okay, अब डेफिनेशन से हमने क्या समझा कि ये एक इल्यूजन देता है प्रोग्रामर को कि फिजिकल मेमोरी से ज्यादा बड़े, मतलब मेन मेमोरी से ज्यादा बड़े प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि आपकी फिजिकल मेमोरी कुछ के, मान लीजिए 2 KB की आपकी फिजिकल मेमोरी है, या फिर अज्यूम कर लेते हैं आपकी फिजिकल मेमोरी है PAS है 4 किलोवर्ड्स। ठीक है, और आपका जो प्रोग्राम साइज है मान लो 8 किलोवर्ड्स। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 4 किलोवर्ड्स के अंदर 8 किलोवर्ड्स का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दो एक ही बार में? नहीं हो सकता ना, तो ये इल्यूजन देता है। ठीक है, अब वो कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। वही हमने पेजिंग में देखा ना कि हम पूरे 8 किलोवर्ड को एक बार में ना लाके उसे अलग अलग सेगमेंट्स में लाएं, चाहे 4 के 2 बार लाएं, मतलब 4 किलोवर्ड्स करके 2 बार लाएं, 4 किलोवर्ड्स पे एक बार ले आए, 4 किलोवर्ड्स एक बार ले आए, या फिर 2 किलोवर्ड्स करके 4 बार लाएं। ठीक है, पहले 2 ले आए, 2 करके 2 सेगमेंट ले आए। ठीक है, जब ये वाला 2 एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला 2 अभी एग्जीक्यूशन के अंदर है, तो दूसरा एक और 2 फेच कर लिया। जब ये एग्जीक्यूट हो चुका है और ये वाला एग्जीक्यूशन के अंदर है, तब फिर चौथा 2 के भी हमने 2 किलोवर्ड्स हमने फेच कर लिया। ठीक है, अलग अलग एग्जीक्यूशन के अपने अलग अलग टेक्निक हो सकते हैं, कोई 1 के पार्टीशन करेगा, कोई 4 के करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, पेज साइज क्या लिया है। ठीक है, पेजिंग इसी के ऊपर, मेनली इसी के ऊपर थी पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या डायनेमिक लोडिंग को यूज कर रहे थे ना। ठीक है, डायनेमिक लोडिंग यूज कर रहे थे हम। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू डायनेमिक मेमोरी डायनेमिक लोडिंग वर्चुअल मेमोरी कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक सेगमेंटेशन लोडिंग। ये डायनेमिक सेगमेंटेशन मतलब हम एक बार में एक प्रोग्राम का, मतलब पूरे प्रोग्राम का एक फंक्शन एक बार में फेच कर रहे हैं, फिर दूसरा फंक्शन एक बार में फेच कर रहे हैं, तीसरा चौथा ऐसे करके। इसी के अंदर हम सेगमेंटेड पेजिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट के ऊपर ही हम सेगमेंटेड पेजिंग अप्लाई करते हैं। अगर सेगमेंट का साइज बहुत बड़ा है, मान लो 8 किलोवर्ड एक मेन फंक्शन है, सिर्फ उसी का साइज है 8 किलोवर्ड, तो क्या करेंगे हम सेगमेंटेड पेजिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट है सब। अब आपके पास ब्लॉक्स में नॉलेज अवेलेबल है,
ठीक है, आपको सेगमेंटेड पेजिंग पता है, पेजिंग पता है, ठीक है, डायनेमिक लोडिंग भी पता है। अब आपको सबको क्लब करना है, क्लब करके यूज करना है, फिर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है अपने दिमाग में। ठीक है, विजुअलाइजेशन का टाइम है ये। ओके, राइट। तो अगर आप बातें समझ, मतलब कुछ चीजें मिस हो रही हैं, तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। पहले एक बार आराम से वीडियो को देखिए, सुनिए आराम से, उसके बाद नोट्स बनाइए। दूसरी बार में नोट्स बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ये वाले पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट ये लिखने हैं, ये वाली डेफिनेशन से लिखनी है, ये वाले पॉइंट्स से लिखने हैं। और दूसरी बार कुछ कंटेंट आपको पहले से सुना होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, पहली बार में आराम से वीडियो को पूरा सुनिए, फिर दूसरी बार सुनते टाइम आप उनके नोट्स बनाइए। राइट, ओके। या फिर आप कोई रनिंग नोट्स भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, वो आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि कुछ बच्चे होते हैं वो एक बार में ही समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टाइम लगता है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार के लिए हो सकता है आपको विजुलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन एक मतलब सोचने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। राइट, ओके। तो अब देखते हैं डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक लिंकिंग। डायनेमिक लोडिंग हमें पता है क्या होता है, डायनेमिक सेगमेंटेशन हम भी हमें पता है क्या होता है। डायनेमिक लोडिंग के साथ हमें डायनेमिक लिंकिंग यूज करनी पड़ती है, ये भी हमें पता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, डायनेमिक लिंकिंग यूज करनी पड़ती है। राइट, अब डायनेमिक लोडिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है वो हम देख लेते हैं। डायनेमिक लोडिंग मतलब जब लोड द पेज टू द मेन मेमोरी व्हेन एन पेज फॉल्ट अकर्स। जब हमें पेज फॉल्ट अकर हुआ है तब एक पेज, मतलब जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है, हमने एक पेज मान पूछा मेन मेमोरी के से कि ये वाला, सीपीयू ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, एक जैसे मान लो सीपीयू के अंदर एक प्रोसेस है पी, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी किसी पेज के लिए, मान लो पेज 4 के लिए। ठीक है, पेज नंबर 4 के लिए उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी जिसकी ऑफसेट वैल्यू मान लो 10 है। राइट, पेज नंबर 4 के लिए उसने रिक्वेस्ट जनरेट करी जिसकी ऑफसेट वैल्यू है 10। अब पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं मैं, मान लो मेरे पास 4 बिट यूज कर रखी है, 3 बिट यूज कर रखी है तो 4 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 100। ठीक है, और 10 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा। उस 10 का मेरे को कुछ काम नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये 10 यहां कॉमन है। ठीक है, राइट। तो अब ये यहां जाएगा, पेज नंबर 4 की एंट्री पे जाएगा। पेज नंबर 4 पे एंट्री क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, मतलब पेज नंबर 4 मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, राइट। तो पेज नंबर 4 अवेलेबल ना होने के कारण ये पेज नंबर 7 पे है 00। ओके, पेज नंबर 4 पे ब्लैंक है, मतलब मेन मेमोरी के अंदर पेज नंबर 4 नहीं है। तो क्या करेगा, अब ये क्या है, पेज फॉल्ट अगर हुआ ना, आपने सीपीयू ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी एक पेज के लिए, लेकिन वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या होगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करी जाएगी पेज फॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, रिक्वेस्ट जनरेट हुई जो कि मिसमैच करती है। ठीक है, स्टेप 1 में सीपीयू ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी है जो कि मिसमैच कर रही है। राइट, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट करा जाएगा एक पेज फॉल्ट के लिए। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट करा गया। अब स्टेप नंबर 3 में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाएगा, और वहां से जो भी रिक्वायर्ड पेज है, पेज कौन सा रिक्वायर्ड है, पेज नंबर 4 रिक्वायर्ड है ना हमें, तो पेज नंबर 4 को, ठीक है, पेज नंबर 4 को फेच करेगा और कहां स्टोर कर देगा, मेन मेमोरी के अंदर, मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर स्टोर कर देगा। राइट, ओके। अब फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर किस जगह पे स्टोर करेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स पे। ठीक है, आप मतलब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होती हैं या फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होती हैं। ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पेज सेलेक्ट होगा, उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। राइट, अज्यूम कीजिए उस एल्गोरिदम ने आउटपुट दिया है पेज नंबर 1, मतलब फ्रेम नंबर 1। ठीक है, फ्रेम नंबर 1 पे स्टोर करना है। अब तो क्या करेंगे, फ्रेम नंबर 1 पे जो भी स्टोर है
उसे हटा के पेज 4 को स्टोर कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब हमने अपडेट करा है, यहां हमने अपडेट करा है कुछ, ठीक है, उसके बाद इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा ना मुझे पेज टेबल में कि एक अपडेशन परफॉर्म हुई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पेक्टेड P4 में क्या एंटर कर देगा, 01, ठीक है, P4 में 01 एंटर कर देगा, और जो एग्जिस्टिंग 01 की एंट्री थी उसे कट करके नल सेट कर देगा कि मतलब P5 अभी प्रेजेंट नहीं है मेन मेमोरी के अंदर, राइट, ओके। और अब क्या होगा, अब P4 का जो भी मतलब P4 है क्या, पेज का जो पेज आप मेन मेमोरी में लाए हो, यहां आपने क्या स्टोर करा है, उसका फ्रेम नंबर स्टोर करा है ना। फ्रेम नंबर क्या है, फ्रेम नंबर उसका बेस एड्रेस है, मतलब उस पेज का बेस एड्रेस है, ठीक है, बेस एड्रेस है उस पेज का, ये पूरा आपका पेज है, उसका बेस एड्रेस आपने यहां स्टोर कर रखा है। वो उस बेस एड्रेस को आप रिटर्न कर दोगे किसे, सीपीयू को। तो ये 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 स्टेप है जिसके अंदर आपका एग्जीक्यूट होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है सीपीयू ने रिक्वेस्ट जनरेट करी जो कि मिसमैच कर गई। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम को पेज फॉल्ट के बारे में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिफाई करा गया है कि एक पेज फॉल्ट अगर क्या हुआ है उसे रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है जो पेज फॉल्ट आया है, मतलब जो पेज रिक्वायर्ड है सीपीयू के, उस पेज को मेन मेमोरी वो सेकेंडरी मेमोरी से फेच कीजिए, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 क्या है, फेच करे हुए पेज को आपको कहीं स्टोर करना है, तो उसे स्टोर करने के लिए पेज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रन कीजिए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रन कीजिए। वो रन करके कोई एक फ्रेम नंबर बताएगा कि आप यहां स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और उस पे उस पेज को स्टोर कीजिए, ठीक है, रेस्पेक्टेड फ्रेम नंबर पे पेज को स्टोर कीजिए, राइट। अब है स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 है अपडेट अपडेट पेज टेबल, ठीक है, पेज टेबल को अपडेट कीजिए, मतलब रिस्पेक्टेड एंट्री को अपडेट कीजिए और जिस फ्रेम नंबर पे आपने अपडेट करा है उसकी रिस्पेक्टेड एंट्री को नल सेट कर दीजिए, राइट। उसके बाद क्या है, स्टेप 6 रिटर्न द बेस एड्रेस टू सीपीयू, रिटर्न द बेस एड्रेस टू सीपीयू, ओके। तो जब पेज फॉल्ट अकर होता है डायनेमिक लोडिंग में, जब पेज फॉल्ट अकर होता है तब ये सारे प्रोसेस एक बार में रन करते हैं, ठीक है। तो इन सब को क्या कहा जाता है, इन 6 के 6 स्टेप्स को क्या कहा जाता है, इन 6 के 6 स्टेप को कहा जाता है सर्विस टाइम और सर्विस ऑफ पेज फॉल्ट, सर्विस ऑफ पेज फॉल्ट, क्योंकि जब भी पेज फॉल्ट आएगा आपको ये 6 के 6 स्टेप्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, राइट, ओके। तो अब इस पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ठीक है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मान लेता हूं एस यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है, एस यूनिट ऑफ टाइम है, राइट। तो एक एस यूनिट ऑफ टाइम आपको चाहिए पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, मतलब पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए, ओके। अब एक चीज और देखिए, अब जब हमें एक टाइम मिला है तब परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इससे पहले जो भी हम कंसीडर कर रहे थे वो कंसीडर कर रहे थे कि हमेशा हिट हो, मतलब जो हमने पहले परफॉर्मेंस चेक करी थी पेजिंग की वो कैसे चेक करी थी, तब हमने कोई भी पेज फॉल्ट का कॉन्सेप्ट लाए थे क्या, हम नहीं अज्यूम नहीं करा था ना, उसे नेग्लेक्ट करा था, हमने माना था कि हमेशा जो भी हमारे पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे के सारे हमें मेन मेमोरी में अवेलेबल मिलेंगे, राइट। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है पेज फॉल्ट का, ठीक है। तो पेज फॉल्ट आए हैं, उन्हें सर्विस करने में कितना टाइम लगा है, तो इसकी परफॉर्मेंस मतलब इससे परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस रेशियो क्या आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा अब, ठीक है, दोनों चीज कंसीडर करूंगा, पहले मैं सिंपल कंसीडर करता हूं। मान लो
P है आपका पेज फॉल्ट रेशियो, पेज फॉल्ट रेशियो, ठीक है, मतलब इतने पेज फॉल्ट आते हैं। जैसे मान लो पेज फॉल्ट रेशियो मान लेता हूं मैं 6.6 या 60%, ठीक है, 60% पेज फॉल्ट अकर होते हैं, ठीक है। एस है आपका सर्विस टाइम, मतलब एक पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए इतना यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और एम है आपका मेमोरी, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, राइट। ओके, तो अब इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, नॉर्मल देखते हैं। हिट रेशियो मिस रेशियो की बात बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल देखते हैं। मतलब टीएलबी को बिना कंसीडर करे, मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे सिस्टम के अंदर टीएलबी नहीं है, तो क्या होगा, मेन मेमोरी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पहले क्या होता था, 2M कंसीडर करते थे ना हम पहले, एक बार पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए, दूसरा मेमोरी एक्सेस हमारे पेज को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अज्यूम करो पेज फॉल्ट आया, मतलब अगर पेज फॉल्ट आया है, पेज फॉल्ट आया है तो सर्विस टाइम लगेगा P इंटू एस। अब इस सर्विस टाइम में हम कंसीडर कर रहे हैं ना पेज का एड्रेस भी हमें यहां मिल गया है, तो डायरेक्टली हम पेज भी एक्सेस कर लेंगे, ठीक है ना, पेज का एड्रेस हमें मिल गया है, अब डायरेक्टली हम पेज एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके, तो P इंटू एस प्लस P माइनस 1 इंटू एम, अगर पेज फॉल्ट अकर नहीं करा है, मतलब पेज टेबल के अंदर हमारी एंट्री है। जैसे मान लो अगर सीपीयू जनरेट करता 3, ठीक है, P3 रिक्वेस्ट जनरेट करता, तो P3 पेज टेबल के अंदर जाता, P3 की वैल्यू मिलती, ठीक है, उसके रिस्पेक्टेड 10 मतलब 2, तो फ्रेम नंबर 2 की P2 मतलब P3 का बेस एड्रेस, P3 के अंदर का जो ऑफसेट वैल्यू है बेस एड्रेस है, वो यहां से रिटर्न करके किसे दे देता, सीपीयू को प्रोवाइड करा देता, उसके बाद सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेता। ओके, इस केस में क्या होगा, सर्विस टाइम में हमें बेस एड्रेस मिल गया, ठीक है, और अगर पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ है तो भी हमें बेस एड्रेस मिल गया है। ये पूरा किसके लिए है, बेस एड्रेस फाइंड करने के लिए है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, 1 मेमोरी एक्सेस और चाहिए होगा बेस एड्रेस फाइंड करने के लिए, इतना टाइम चाहिए प्लस 1, ये दोनों दोनों ही केसेस में +1 चाहिए होगा, ठीक है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। आपको यहां भी बेस एड्रेस ही मिला है, यहां भी बेस एड्रेस ही मिला है, एक मेमोरी एक्सेस और चाहिए आपको मेन मेमोरी से एक्चुअल पेज को यूज करने के लिए या फेच करने के लिए, ठीक है, राइट। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि टीएलबी, ठीक है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर वाला कॉन्सेप्ट और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का कॉन्सेप्ट अगर मैं मिला देता हूं तो किस तरीके से होगा वो एग्जीक्यूट, उसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के अंदर मैं डाटा यहां लिख लेता हूं, फॉर्मूला वहां लिख दूंगा। ऐसे आपका ये एच है हिट रेशियो ऑफ टीएलबी, ठीक है, सी है आपका टीएलबी एक्सेस टाइम, राइट, टीएलबी आपका एक्सेस टाइम है। ओके, अब हमें हिट मिला तो ये होगा मेमोरी एक्सेस होगा, राइट। अगर मिस हुआ, मतलब टीएलबी के अंदर अगर मिस हुआ तो क्या होगा, टीएलबी यहां कहीं होगा ना, एक टीएलबी डिवाइस होगा, टीएलबी के अंदर हिट हो गया तो डायरेक्टली यहां से रिटर्न, मतलब बेस एड्रेस डायरेक्टली यहां से फेच करेगा और उसे रिटर्न कर देगा, यहां से जाएगा और वो बेस एड्रेस यहां रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर यहां मिस हुआ तो यहां जाके फेच करेगा उस डाटा को और टीएलबी के अंदर एंट्री अपडेट कर देगा। याद है ना टीएलबी वाला कॉन्सेप्ट, नहीं याद है तो एक बार जाके टीएलबी की वीडियो थोड़ी सी देख लो, उसके बाद आके इसे समझने की कोशिश करो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यह है टीएलबी एक्सेस टाइम, राइट। ओके, अब देखते हैं इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट hit ratio into if hit occur in TLB, then access the TLB plus access the main memory. Okay, whole thing, if miss occur in TLB, then access the TLB,
एक बार एक्सेस करोगे तभी तो आपको पता लगेगा हिट हुआ या मिस हुआ है। ओके, इसके बाद जब मेन मेमोरी को आप मतलब टीएलबी में मिस हो गया, अब मेन मेमोरी के अंदर जाओगे, मेन मेमोरी के अंदर दो केस होंगे, ठीक है, या तो पेज फॉल्ट होगा या फिर ये पूरा होगा ये इनटू, या तो पेज फॉल्ट होगा या फिर पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर पेज फॉल्ट होगा, अगर पेज फॉल्ट होगा तो सर्विस टाइम इतना सर्विस टाइम लगेगा, अगर पेज फॉल्ट नहीं होगा तो डायरेक्टली मेन मेमोरी से बेस एड्रेस को रिटर्न कर देगा। ये पूरा किसके अंदर होगा, इंटू 1M या फिर +1M, +1M, वो किस लिए, एक्चुअल पेज को एक्सेस करने के लिए, राइट। ओके, ये हो गया आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, राइट। ओके, अब यहां देख लेना, एक एम यहां आ गया, एक एम यहां आ गए, जैसे हमें पता था ना 2M, 2 मेमोरी एक्सेस टाइम लगता था नॉर्मल वाले में, तो एक एम हमारे यहां कैलकुलेट होगा, एक एम यहां नॉर्मल केस में। अगर पेज फॉल्ट अगर होगा तो पेज फॉल्ट का जितना सर्विस टाइम लगेगा +1M, राइट। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। अगर टीएलबी और पेज फॉल्ट को एक साथ कंसीडर करके अगर कभी क्वेश्चन आता है, मैं आगे एग्जांपल दूंगा, सारे हर लेवल के एग्जांपल दूंगा, ये वाले मतलब इतनी डिटेल में कभी क्वेश्चन जनरेट नहीं होते, लेकिन अगर बाई चांस हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आप कॉन्सेप्चुअली अगर आपने डायग्राम को एक बार समझा है तो ये डायग्राम दिमाग में रहेगा, डायग्राम दिमाग में रहेगा तो फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, राइट। अब तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, राइट।